हमारे पास एक लैंड बैंक है। उत्तर प्रदेश के पास 25 सेक्टर की अपनी पॉलिसी है। उत्तर प्रदेश के पास स्किल और अनस्किल मैन पावर है। नौकरशाही के हस्तक्षेप को न्यूनतम स्तर पर करने के लिए हम लोगों ने तकनीक का उपयोग किया। सिंगल विंडो के लिए निवेश मित्र, प्रत्येक एमओयू की मॉनिटरिंग के लिए एमओयू मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन इंसेंटिव, अगर किसी ने निवेश कर लिया है, निवेश के बाद प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है, शासन से मिलने वाले इंसेंटिव, ऑनलाइन इंसेंटिव सिस्टम, ये सभी कुछ हम लोगों ने तकनीक का उपयोग करके इन सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। तो हर एक निवेशक को इस चीज का वो पड़ा है कि ये इसके दायरे में आता है और वह हम लोग इसके तहत कार्य कर रहे हैं, उसको एक विश्वास हुआ है। आज उस विश्वास के कारण ये हुआ है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़े। हमें सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी। मंत्री समूह दुनिया के 16 देशों की 21 सिटी को कवर किए। मंत्रिमंडल के हमारे वरिष्ठ सदस्य देश के अंदर 10 सिटी के अंदर जाकर के रोड शोज किए। हमारे एमपी एमएलए हर जनपद के अंदर भी स्थानीय निवेशकों से साथ संवाद बनाए। तीनों प्रकार के कार्यक्रम को जोड़ने के साथ साथ हमने यूथ को भी इसके लिए जोड़ा। रिटायर्ड जो हमारे अधिकारी थे, शिक्षाविद थे, इनको हमने विश्वविद्यालयों में भी भेजा। ये 4 प्रकार के कार्यक्रम एक साथ चले। परिणाम था पूरी दुनिया, पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ निवेश के लिए पूरी मजबूती के साथ और धमाकेदार तरीके से आया। परिणाम हमारे सामने है। पर महाराज जी, 33 लाख करोड़ जो है, अगर निवेश की बात आती है तो एक लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ी राशि है उत्तर प्रदेश के को देखते हुए, पर ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या जमीन पर उतर जाएगी ये सब चीजें क्या? क्योंकि अगर हो जाएगा तो आप जैसा दावा कर रहे हैं और जैसा मैं देख रहा था कई उद्योगपतियों ने भी माना, 90 लाख से ज्यादा यहां पर रोजगार जनरेट होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक अमाउंट है। देखिए, जितने निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, स्वाभाविक रूप से एक सिस्टम के साथ वह आएंगे, निवेश होगा और उत्तर प्रदेश के यूथ को डायरेक्ट 1 करोड़ यूथ को इससे नौकरी की संभावनाएं यहां विकसित होंगे। फेज वाइज होगा, उसके लिए तैयारी। विश्वविद्यालय के यूथ को जोड़ने के लिए इसलिए हमने कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए। अभी से इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना, सीएम इंटर्नशिप की स्कीम निकालना, ये सभी उसी के तहत ये सब कार्रवाई की जा रही है कि जब ये निवेश जमीनी धरातल पर उतरेगा। हमें 2018 में हमने इन्वेस्टर समिट किया था, तब उत्तर प्रदेश की प्रति धारणा बहुत खराब थी। बिल्कुल। तब 4,68,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे। उनमें से हम अलग अलग चरणों में 3 बार तो हम लोगों को ग्राउंड ब्रेकिंग की सेरेमनी हमने आयोजित की थी और अन्य समय में भी जो कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुए, लगभग 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हम जमीनी धरातल पर उतारे थे। ये चीजें दिखाती है कि सही दिशा में राज्य सरकार चल रही है और उसका परिणाम भी हमें प्राप्त होगा। महाराज जी, अगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो छवि कुल मिलाकर देश भर में लोग देखते हैं, जो तस्वीरें देखते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स भी आपको मिलते हैं, बहुत लोग उसको फॉरवर्ड भी करते हैं, वो आप पूजा करते हुए दिखते हैं, आराधना करते दिखते हैं, गोवंश के साथ दिखाई देते हैं, ये सब तो दिखता है। लेकिन मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में या अपनी टीम के साथ कैसे काम कर रहे हैं ये तो लोग नहीं देखते, लेकिन एक परिणाम दिखता है। मैं सिर्फ वो उदाहरण वो परिणाम के जो है आंकड़े रखकर फिर आपसे पूछूंगा कि आप काम कैसे करते हैं, क्योंकि लोगों को समझना जरूरी है। 6 साल में जीडीपी 2 गुनी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी, ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश का 8%। 6 साल में आपका दावा है 5 लाख से ज्यादा नौकरियां देगी। 64,000 एकड़ जमीन भू माफियाओं से छुड़ाकर एक लैंड आपने जो है बैंक बनाया, लैंड बैंक बनाया। तो ये सब जो चीजें आपने क्या की, उसके लिए आपने लक्ष्य निर्धारित किया? 5 लाख तो हमने 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। अभी कल हम 7,000 से अधिक एएनएम को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और 26 तारीख को 9,000 से अधिक पुलिस और पीएससी के
या गृह विभाग से जुड़े हुए जो तमाम हमारे अन्य डिपार्टमेंट हैं, इन सब से जुड़े हुए 9,000 से अधिक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के चयन की नियुक्ति पत्र हम बांटने जा रहे हैं। ये सभी इसी दौरान हुए हैं। लेकिन जो निवेश यहाँ हुए हैं, हमने जो यहाँ के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करके उसको आगे बढ़ाया है, एमएसएमई सेक्टर को पर ध्यान दिया है। 1,61,00,000 से अधिक उसके माध्यम से नौकरी जनरेट हुई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समेत तमाम अन्य सेंट्रल की स्कीम को, पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंड अप की योजना हो, इन सभी स्कीम को यहाँ पे लागू करने का परिणाम क्या रहा? 60 लाख से अधिक उद्यमी यहाँ पर सीधे बैंक के साथ जुड़े। यूपी के बैंक का जो सीडी रेशो है यह 46% से बढ़कर के 54% तक पहुंचा। इस समय चल रहा है 54% से अधिक चल रहा है। और उत्तर प्रदेश के बारे में जो 2016-17 में यहां की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% के आसपास था, आज वही घट करके 3.5% के आसपास आया है। ये उत्तर प्रदेश की वह कहानी कहता है कि यहाँ पे बिना भेदभाव के हर एक तबके को शासन की योजनाओं का लाभ मिला है। और सरकार की एक जो उत्तर प्रदेश की परंपरागत छवि थी, दंगे होते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, नौकरशाही विकास के मार्ग में एक बैरियर थी, इन सब से अलग हट करके आज एक विकास की एक बेहतर सोच उत्तर प्रदेश की बनी और उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब एक नई यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। पर अपने मेरे मूल सवाल का जवाब, मुख्यमंत्री जी ये सब चीजें क्या एक लक्ष्य बना के काम करते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ अपने जो है ऑफिस में लैपटॉप पे बैठे रहते हैं और एक एक चीज की कोई डैशबोर्ड है आपके सामने कि लक्ष्यों को हासिल करना है? सीएम डैशबोर्ड यहाँ पे काम करता है। पूरी टीम, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग टीम काम कर रही है। प्रत्येक के साथ मेरा हर एक विभाग की क्लोज मॉनिटरिंग मैं करता हूँ, संबंधित विभाग के मंत्री करते हैं, मंत्री समूह करता है, सीनियर अधिकारीगण करते हैं और सबको एक सिस्टम के साथ जोड़ करके हम उसे आगे बढ़ाते हैं। ये जो बदलाव हुआ, इस बदलाव में जाहिर सी बात है कि एक तो बड़ा कारण जैसा आप बता रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, यूपी निवेशकों का डेस्टिनेशन बन रहा है, ये भी दिख रहा है। साथ साथ आपको लगता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्या उस पर काम करना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत खराब हालत थी। आज लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं। आपको लगता है ये भी एक महत्वपूर्ण की पॉइंट रहा जिससे उत्तर प्रदेश में बदलाव आया? देखिए 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा क्या थी? संजोग से उत्तर प्रदेश अपने मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ एक बड़ी सीमा हमारी जुड़ी हुई है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली, इन सभी राज्यों के साथ हमारी सीमा जुड़ी हुई है। यूपी के बारे में धारणा क्या थी? जहां से सड़कों पे गड्ढे प्रारंभ हों और सायकाल होते ही जहां से अंधेरा हो जाए वो उत्तर प्रदेश समझ लो, उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई। आज आप देखेंगे इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हमने जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के सभी 75 जनपदों के, सभी 350 तहसीलों में, सभी 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में, सभी 765 से अधिक 62 से अधिक हमारी जितनी नगर निकाय, सब में विद्युत की आपूर्ति बिना भेदभाव के सबको की जा रही है। हमने उन सभी धारणाओं को जो यूपी के बारे में, जो यूपी के विकास के बैरियर थे, उनको एक एक करके यूपी से हटाया है और उत्तर प्रदेश आज एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में इसलिए बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य हुआ। आज आप देखेंगे इससे पहले निवेश का मतलब क्या था? इससे पहले निवेश का मतलब था एनसीआर में, नोएडा, गाजियाबाद में कुछ निवेश हो जाता था, वो निवेश मान लिया जाता था। यूपी के लिए इन्वेस्टर समिट यूपी के अंदर नहीं हो पाते थे क्योंकि कोई निवेशक यूपी में नहीं आना चाहता था, दिल्ली या मुंबई में होते थे। आज अगर आप देखेंगे तो
तो जो हमारे पास 33.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें से 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव तो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के आए हैं। बुंदेलखंड के 4,29,000 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं, जिनके बारे में बहुत खराब परसेप्शन था, जिसके बारे में था कि साहब ये सबसे यानी सामाजिक आपके आर्थिक क्षेत्रीय आर्थिक और संतुलन की जो स्थिति थी यूपी के अंदर, उस दृष्टि से ये निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कार्य चल रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक पहुंचाने के लिए हम लोग उसकी सहमति दी है, उस पर आगे कार्रवाई हमारी चल चुकी है। दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए 12 लेन का NHAI ने अपना एक्सप्रेस हाईवे बना दिया है और उसको यातायात भी उसमें चालू हो चुका है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के अंदर बेहतरीन हुआ है, एयर कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है। अगर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 तक, आप सोचिए 1947 से 2017 तक यूपी के अंदर 2 एयरपोर्ट फुल्ली क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। 2 आंशिक थे, गोरखपुर और आगरा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 10 एयरपोर्ट पर हम कार्य कर रहे हैं, जिनमें 5 तैयार हो चुके हैं, जिनमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ने परमिशन दे दी है, जिसमें बहुत शीघ्र वायु सेवा जहां से प्रारंभ होने जा रही है। 5 शेष पे हम कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक अयोध्या और जेवर की एयरपोर्ट क्रियाशील होंगे। और आप देखेंगे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा देश का। रेल की सबसे अच्छा नेटवर्क यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर यूपी से होकर गुजरता है और उसका जंक्शन भी यूपी के पास ही पड़ता है। देश का पहला वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में चालू हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी को देश का दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में प्रारंभ किया। उसका उद्घाटन भी पीएम साहब ने किया था। ये उत्तर प्रदेश को पूर्वी बंदरगाह के साथ जोड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में विकसित करने के लिए तमाम हमारे ड्राई पोर्ट आ रहे हैं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की कार्रवाई यहाँ पे चल रही है और भी अन्य तमाम सेक्टर्स में यहाँ पे निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन कार्य हुआ है और आगे अनवरत चल रहा है। तो महाराज जी, आप जो आंकड़े भी हैं और आप जो बता रहे हैं, पर विपक्ष तो अभी भी इसको मानता नहीं। आज जब राज्यपाल महोदय अपना भाषण रख रही थी तो पूरे समय जो है हंगामा होता रहा। लोगों ने कहा राज्यपाल को लेकर गो बैक के नारे। वो तो कहते हैं कि डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं उत्तर प्रदेश में दिखती। देखिए, जिन लोगों ने डेवलपमेंट देखा ही नहीं और अपने शासनकाल में डेवलपमेंट के बारे में सोचा भी नहीं और किया भी नहीं, आखिर वो डेवलपमेंट की परिभाषा जानेंगे कैसे? और जो दृश्य आज सदन में था, पूरे प्रदेश और पूरे देश ने देखा है। विपक्ष का यही व्यवहार है जो विधायिका के प्रति और मातृशक्ति के प्रति उनके मन में कितना आदर भाव है, उसका एक दृष्टांत आज सदन में भी सबने देखा है। आपको थोड़ी हैरानी हुई? शिवपाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आज तो वो भी एक तरह से सड़क पर थे। देखिए, शिवपाल जी बड़े नेता हैं, समाजवादी प्रबुद्ध हैं, तो उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद भी थोड़ी की जा सकती है। पर महाराज जी, एक बात और है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं मैं एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा, उस पर भी मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। मेरे पास कुछ आंकड़े थे दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है पिछले कुछ समय में
डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य है, नंबर 1 पर है। मतलब आप सोचिए कि महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इन सबसे ज्यादा न सिर्फ राशि के हिसाब से बल्कि परसेंटेज के हिसाब से भी जीडीपी के नंबर 1 जो है डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है। तो क्या आपको लगता है ये डेवलपमेंट जो है ये की है लोगों के दिल तक पहुंचने? क्योंकि अभी आपने जैसे कहा कि डेवलपमेंट से इनका कोई नाता नहीं है। सवाल यह है कि जब लोगों तक डेवलपमेंट से पहुंचा जा सकता है तो विपक्ष इसको नजरअंदाज क्यों कर रहा था? देखिए, डेवलपमेंट से ही हम प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। डेवलपमेंट ही वो आधार है जो परिवारवाद और जातिवाद और वर्ग संघर्ष से समाज को मुक्त करते हुए देश के बारे में एक बेहतर सोच दे सकता है। जिन लोगों ने परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति की है और इसकी आड़ में व्यापक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उनसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। वो लोग बोलेंगे और इसलिए चर्चा से भागने के लिए नए नए मनगढ़ंत मुद्दों को प्रस्तुत करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन ये तो खुला मंच होता है चर्चा करने के लिए। हम तो चर्चा के लिए हर एक मुद्दे पे तैयार हैं। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी भी है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। हमारी राशि सबसे बड़ी भी होगी और यूपी ने वही किया है 6 वर्ष के अंदर जो यूपी को करना चाहिए था। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो यूपी को अपनी आबादी के हिसाब से अपना योगदान भी देना होगा। $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन। और ये लक्ष्य आपको लगता है कि जो आपने लक्ष्य तय किया है तब तक आप इस तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि बड़ा लक्ष्य है ये। देखिए, मैंने कहा ना, आपने देखा होगा यूपी की जो ग्रोथ रेट है, अब हमारे पास कई सेक्टर खुल चुके हैं। यह अब केवल एक जगह तक सीमित नहीं, केवल औद्योगिक विकास का नहीं है। हमारे पास एमएसएमई का 96 लाख यूनिट एमएसएमई यूपी के पास है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट हमारी डबल डिजिट की ओर बढ़ रही है। बेहतरीन जल संसाधन है। हमारे पास सबसे अच्छी युवा पावर भी हमारे पास, ताकत हमारे पास है, युवा शक्ति हमारे पास है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हर प्रकार का, यानी सड़क का है, रेल का है, एयर का है, वाटर का भी है। ये सभी ये कनेक्टिविटी भी हमारे पास और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे बेहतरीन हमारे पास आज के दिन पर है। तो फ्यूचर भी यूपी का ही होगा। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
चुनौतियां आप देखते हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जब उत्तर प्रदेश को बनाने की बात आती है, क्या आपको लगता है चुनौतियां भी तो कुछ आपके जहन में होंगी? ये हमने पिछले 2 साल वैश्विक महामारी कोरोना का सामना करते हुए झेले हैं। इसने हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और हमारी नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद और उनका नेतृत्व भारत को मिला, जिसके कारण भारत आज सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है दुनिया के अंदर। लेकिन प्रभावित तो कोविड ने किया ही था, ग्रोथ रेट पे इसका असर पड़ा। उससे उभर करके हम जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, मेरा ये मानना है एक अच्छी दिशा है और हमें इसे निरंतरता देनी होगी। यूपी के सामने जो मानक गढ़ दिए गए हैं, यूपी अगर इसका अक्षरशः पालन कर ले और उसके अनुरूप चलेगा, अगले 4 साल के अंदर आप देखना यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। अगले 4 साल में एकदम बनेगा। यानी कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले आप कह रहे हैं? विधानसभा चुनाव के पहले यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से अच्छी होगी। नेशनल एवरेज से अच्छी होगी, ये आपका दावा है? हाँ। ये क्योंकि ये बड़ा बात है कि क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था कि यूपी तो पहले जो है नेशनल एवरेज के बराबर था जी 1947 के आसपास। लेकिन जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन किया, वो लोग उत्तर प्रदेश की बदहाली और दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। पर जब जो मैंने शुरुआत की थी महाराज जी, अगर मैं वहीं पर आऊं तो एक्चुअली में जो कहानी आई थी जिसका मैंने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश दयनीय और हताश स्थिति में, वो कहानी तब आई और जब उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबार ने ये लिखा कि उत्तर प्रदेश में 30 चपरासी की पोस्ट निकली थी, 20 लाख युवाओं ने आवेदन दिया था और उसके बाद क्या क्या स्थिति थी, वो 20 लाख में ऐसे थे जो बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे थे। अब आप कह रहे हैं कि 33 लाख करोड़ जो है यहाँ निवेश आ रहा है। सवाल ये कि यूपी में सबसे ज्यादा युवा भी हैं, इन युवाओं की जिंदगी में क्या बदलाव आप देखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना, हमारे युवाओं, हमारे पास सबसे अच्छा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा है। पर स्किल है? स्किल और अनस्किल दोनों हमारे पास है। उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग अनेक कार्यक्रम बनाए हैं। मैंने कहा ना, जो आज के दिन पे इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा रहा है, कि अपने उसी यूथ के लिए इंटर्नशिप, सीएम इंटर्नशिप की जो स्कीम हम लोग लेके आए हैं, जिसकी घोषणा हम किए हैं जी, वह भी उसी यूथ के लिए की जा रही है। इसके अलावा 2 करोड़ यूथ को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में, सक्षम और समर्थ बनाने की दिशा में हमारा प्रयास है। 20 लाख यूथ को हम दे चुके हैं, शेष को हम देने जा रहे हैं। ये उसी युवा के लिए है। और अब 30 लाख 4th क्लास के कर्मचारी के लिए नहीं, 5 लाख सरकारी नौकरी हम अब तक दे चुके हैं। मैंने कहा ना, कल 7,000 के आसपास हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे और फिर 26 को 9,000 से अधिक की नियुक्ति पत्र वितरित होंगे। ये यूपी की वह कहानी कह रही है जो नए भारत का नया यूपी है। 1 करोड़ 61 लाख यूथ को हम लोगों ने यूपी के अंदर निवेश जो हुए थे और अलग अलग सेक्टर में, एमएसएमई के अलावा औद्योगिक निवेश के अलग अलग सेक्टर में, जो डिफेंस के उस मैन्युफैक्चरिंग के उसमें, इन सब में भी उन्हें हमने रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाई। यूपी के अंदर जो हमारा परंपरागत उद्यम था, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे यूथ को, वहां पे जो हमारे उद्यमी थे उनको बैंकों के साथ जोड़ करके यूपी की सीडी रेशियो को भी बेहतर किया, लेकिन साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाने की दिशा में कार्य किया है। आज यूपी का एक्सपोर्ट पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा हुआ है। यूपी आज एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो, लोगों के लिए सपना है, कोई मान नहीं सकता था, आज सच्चाई है। ये हो रहा है। तो ये इसी कहानी को आगे बढ़ाता है। जो आपने कहा कि लोगों के लिए सपना है, लोग तो मुझे याद है कि जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों के जहन में एक तस्वीर थी कि भगवा वस्त्र पहनने वाले हैं और जो है जाहिर सी बात है कि धर्म पर फोकस होगा, अध्यात्म पर फोकस होगा, विकास शायद पीछे छूट जाएगा। लेकिन आपने विकास को भी मान्यता दी, साथ साथ धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा काम हो रहा है।
आप अयोध्या काशी से लेकर हम देखें तो बहुत कुछ सब कुछ हो रहा है, और इसको आपने डेवलपमेंट से, क्योंकि इसमें भी एक अर्थव्यवस्था है, धर्म और आध्यात्म की जब बात करते हैं, शायद किसी और राज्य में ऐसा नहीं हो रहा, तो ये परिकल्पना आपके मन में शुरू से थी क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका गाइडेंस है, उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व भी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ आज हो रहा है। देखिए, यह विरासत का सम्मान तो है ही, लेकिन साथ साथ सर्विस सेक्टर यूथ को एम्प्लॉयमेंट की दिशा से आगे बढ़ाने का, रोजगार का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप काशी का देखें, अयोध्या का देखें, प्रयागराज का देखें, या किसी भी धार्मिक स्थल का अगर आप देखेंगे, आज के दिन पे जो फुटफॉल है उसको अगर आप देखेंगे तो ये बताता है कि लाखों यूथ को यहाँ पे रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा जा सकता है, और जोड़ा भी गया है। तो एक बड़ी संभावनाएं इस सेक्टर्स में, और इसीलिए उसके विकास के लिए और एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित विकास की प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। पर महाराज जी, जब मैं ये डेवलपमेंट के डेटा देख रहा था तो साथ ही एक बात और आती है कि इन दिनों हम देखें बाकी स्टेट में जो है फ्रीबीज की एक बड़ी लहर चल गई है कि भाई फ्रीबीज मुफ्त में लोगों को दो और उसके बाद ऐसे लोगों का दिल जीतो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी इश्यूज भी आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये सब इन मुद्दों से निपटना एक चुनौती है भविष्य की राजनीति, क्योंकि बीजेपी राजनीति में, आप अगर हमें डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को और बेहतरीन भविष्य को के बारे में सोचना है, या हम सोचते हैं उसके प्रति ईमानदार हैं, तो हमें चुनौती से जूझने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करना होगा। नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे चलना होगा। मेरा देश पहले है, इसके बाद कुछ और है। जिस दिन हर नागरिक इसके बारे में सोचने लग जाएगा, मुझे लगता है उस दिन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्ष के इस कालखंड के दौरान यह करके दिखाया है। आज G20 के देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। अमृत काल के प्रथम वर्ष में ये उपलब्धि हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, रेवड़ी बांटने की परंपरा से, या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जो देश के ग्रोथ रेट को प्रभावित करता हो, और दुनिया के सामने जिस विश्वास के साथ भारत देखा जा रहा है उस विश्वास पे कोई प्रश्न खड़ा करे। हमें इस पर हम जरूर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत की प्रगति आज दुनिया के लिए कौतूहल भी है, आश्चर्य भी है, और साथ साथ एक नई प्रेरणा भी है। कोविड कालखंड में भारत कैसे खड़ा हुआ, कैसे भारत अपनी विकास की यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया को नई प्रेरणा दे रहा है। तो कम से कम सभी लोगों को, हर भारतवासी का भी दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इसका अनुसरण करें। महाराज जी, ये जो एक बार फिर मैं निवेश पर आता हूँ, क्योंकि आपने जैसा बताया इसको हिस्सों में बांटा गया है। हर जो है हिस्से को उत्तर प्रदेश के जो है तमाम जो है, और इतना ही नहीं, हिस्से नहीं बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में भी आप जाने की बात है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर जैसे बात करें, देश में आप कहीं भी चल जाए तो अनस्किल्ड लेबर जो है उत्तर प्रदेश बिहार का हर राज्य में मिलता है। क्या इसके पीछे आपका ये सपना है कि भाई उत्तर प्रदेश का जो अनस्किल्ड लेबर है पहले तो स्किल्ड हो और उसको अपने ही जिले में, अपने ही घर में काम मिले? क्योंकि युवाओं को अगर अपने घर में काम मिलेगा तो शायद उनकी जिंदगी का इससे बड़ी जो है सपना नहीं हो सकता कोई। हमने तो वही किया है ना। देखिए, जब हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी नीति 2018 में प्रारंभ की थी, ये परंपरागत उद्यम के लिए था। उसका लाभ हमें उस दौरान तो मिला ही, लेकिन कोरोना काल खंड में जब अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश का कामगार और श्रमिक वापस आ रहा था
हमने उसको उनके ज़िले में पहुंचाते ही उसकी स्किल मैपिंग कराई और फिर उनको उस ज़िले में या कमिश्नरी के अंदर या फिर प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी उसके लायक काम था वहां उसको कार्य उपलब्ध करवाया। 40 लाख कामगार और श्रमिक यूपी के अंदर आए थे। उन सबको उसकी रुचि के अनुसार और उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य भी वहाँ उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। अनस्किल जो मैन पावर है उसको स्किल बनाना, उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। और जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, तकनीकी संस्थान हैं, अन्य प्रतिष्ठित संस्थान हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इन सब के लिए अनेक अवसर दिए हैं और इसीलिए हम 2 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा भी रहे हैं कि जिससे तकनीकी दृष्टि से वो सक्षम और समर्थ बन सके। पर एक बात और, क्योंकि अब हम बार बार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, निवेश की बात कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था अखिलेश यादव कह रहे थे कि आप सपने दिखाते हैं लोगों को, आप बुलडोजर लेके घूमते हैं तो जहां बुलडोजर होगा वहां निवेश थोड़ी आ सकता है, वो ये भी कहते हैं। बुलडोजर की ही ताकत है कि आज निवेश भी यूपी में आ रहा है। ये यूपी का बुलडोजर है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है लेकिन यहाँ के माफियाओं की कमर को भी तोड़ता है। और इसलिए जो उन माफियाओं के हमदर्द थे उनको दर्द तो स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? माफियाओं? जिनको इस पे आपत्ति है, जिनको बुलडोजर से आपत्ति, जिनको बुलडोजर पे आपत्ति है। पर बुलडोजर मॉडल की दुनिया में जब चर्चा होती है तो आपको कैसा लगता है? देखिए, ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। हमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के बारे में सोचना है। उत्तर प्रदेश की जनता के जो हित में होगा वह कदम हम उठाते हैं, उसके लिए कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लोग ये कहते थे कि भी उत्तर प्रदेश में तो एक ही उद्योग चलता है, माफिया उद्योग, इसलिए उसकी कमर तोड़नी बहुत आवश्यक थी। और आपको लगता है कि कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई? संगठित अपराध एकदम जीरो है यूपी के अंदर। जिनकी समानांतर सरकारें चलती थी, आज कोई माफिया कहीं किसी भी स्तर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की 6 वर्ष की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी है। पर विपक्ष ये भी आरोप लगाता महाराज जी की जाति देखकर और उनका धर्म तो हर देखकर व्यक्ति जानता है। देखिए, ये चीज तो वह व्यक्ति बोलेगा जो जनता के बीच में जनादेश लेने के लिए गए हों। ये तो इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप, ये जनादेश का अपमान है। ये सरकार जनता के द्वारा एक थंबिंग मेजॉरिटी के साथ चुनी गई है। आप लोकतंत्र में अगर विश्वास करते हैं तो उस जनादेश का सम्मान करना भी सीखें। आपने शुरू में जैसा कहा महाराज जी कि भाई विकास विरोधी और लापरवाही दिखाई, पर ये सवाल ये है कि विकास से जो है लापरवाही क्यों दिखाई जा सकती है? विकास विरोधी विपक्ष क्यों है? सोच ही नहीं थी। हाँ। देखिए, जहां पे जो लोग माफियाज के कठपुतली थे, जिन्होंने परिवारवाद के लिए प्रदेश को बंधक बना दिया था, जिनके विकास के एजेंडे में प्रदेश नहीं परिवार था, उनसे क्या उम्मीद आप करते थे? उनके परिवार फले फूले, खूब संपत्ति बनाई उन लोगों ने अपने परिवार के लिए। प्रदेश के लिए क्या किया? उत्तर प्रदेश यही प्रश्न करता है, क्यों उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने 2017 के पहले पहचान का संकट खड़ा हुआ था? क्यों यूपी का नौजवान यूपी के बाहर अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था? कोई कारण तो रहा होगा ना। आज तो नहीं, आज यूपी का नौजवान कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसको वहां पे बिठाते हैं। आज उसके साथ पूरा व्यवहार, यानी 360 डिग्री का अंतर आया है आज। मुझे तो ये भी याद है महाराज जी, जब हम जो है छोटे थे और उसके बाद जब कॉलेज में भी गए तो उत्तर प्रदेश को कुछ लोग उल्टा प्रदेश कहते थे, और आज ये उल्टा प्रदेश पूरी तरह से उलट गया। ये उल्टा प्रदेश की ज्योति उलट गई। 360 डिग्री का जो अंतर देखने को मिल रहा है कि जिस उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, उन दलों ने जिस उत्तर प्रदेश को
दंगा प्रदेश बना दिया था, बदहाल प्रदेश बना दिया था, उल्टा प्रदेश बना दिया था, अधम प्रदेश बना दिया था। आज वही उत्तर प्रदेश सभी प्रश्नों का उत्तर बन चुका है, सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है। पर इसमें आप किसको ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं महाराज जी? क्योंकि समाजवादी पार्टी लंबे समय तक रही, बीएसपी रही, कांग्रेस लंबे समय तक देखिए, रही। सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, ऐसा आप क्यों मानते हैं? नाम केवल परिवर्तन है तीनों में। तीनों परिवारवादी दल हैं, तीनों ने जातिवाद के आधार पर समाज को विघटन करने का पाप किया है, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके वर्ग संघर्ष को बढ़ाने का कार्य किया है, तीनों ने विकास को बाधित किया है, और तीनों के कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। अब अगर कहें तो ये तीनों जो हैं, जो तमाम ताकतें हैं, वो बार बार एकजुट होने की कोशिश करती हैं आपके खिलाफ। उनको लगता है कि भाई, तो आपको लगता है कि क्या वो डेवलपमेंट उनको उत्तर प्रदेश का पसंद नहीं आ रहा, या उनको योगी आदित्यनाथ मॉडल पसंद नहीं आ रहा, या आप निजी तौर पर उनसे पसंद नहीं आ रहा? देखिए, वो लोग एकजुट होकर के देख चुके हैं 2014 में भी, 2017 में भी, और 2019 में तो इन्होंने महागठबंधन भी बनाया था। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है, और वह आज भी मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। महाराज जी, क्योंकि हम जब निवेश और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसी बीच रामचरितमानस का मुद्दा उत्तर प्रदेश में आ जाता है। पहली बार होता है कि रामचरितमानस की प्रतियां जो है उत्तर प्रदेश में जलाई जाती हैं। आपको ये लगता है कि जो आप डेवलपमेंट के फोकस रहना चाहते हैं उससे फोकस हटाने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी आप बात देखते हैं? मैंने कहा 2 चीजें साफ हैं। एक, जिनका अपना विकास का कोई एजेंडा नहीं, वे अपने परंपरागत उन्हीं मुद्दों को लाने का प्रयास करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया है। जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निवेश महाकुंभ हो रहा हो और G20 का डिजिटल इकोनॉमी पर एक महत्वपूर्ण समिट होने जा रहा हो, उस दौरान इस प्रकार के मुद्दों को रखने का मतलब क्या था? ये चीजें दिखाती थे कि लोग उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य और उत्तर प्रदेश की शक्ति से ध्यान हटाने के लिए एक वर्ग संघर्ष पैदा करके उत्तर प्रदेश के बारे में जो परंपरागत धारणा थी 6 वर्ष पहले, उसकी याद लोगों को कराएं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें समझ चुकी है, कोई इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। आप इतना भरोसे के साथ कह रहे हैं? हाँ, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जमीनी धरातल पर कार्य किया है।
जब व्यक्ति जमीनी धरातल पर कार्य करता है तो उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो व्यवहारिक दृष्टि है उसको प्रदर्शित करता है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, जितना बोलते हैं उतना ही करते हैं और जितना करते हैं उतना ही बोलते हैं। पर महाराज जी, कॉन्फिडेंस में वो लोग भी दिख रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि भाई उत्तर प्रदेश का और पूरे देश में हम देखें तो जाति में लोगों को बांट के रखो, जातिवाद की राजनीति करो और उससे जो है आपका जीत का मंत्र निकलेगा। अब उत्तर प्रदेश में ये जो रामचरितमानस में शुरू हुआ, ये सीधा सीधा लग रहा है कि भाई एक यूनाइटेड वोट है, उसको बांटना है। कभी नहीं उनकी मंशा को जनता बार बार ठुकरा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2014, 2017, 2019, 2022 ये 4 बड़े चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें ठुकरा चुकी है। जनादेश हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में आया है, आगे भी या मोदी जी के साथ ही रहेगा। समाजवादी पार्टी, लेकिन मैं फिर इस पर आ रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक इशू हो गया यूपी में। समाजवादी पार्टी इस हद तक चली गई इसमें कि उनकी एक नेता प्रवक्ता जो है रोली मिश्रा तिवारी, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर जब स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया तो सीधा सीधा उनको पार्टी से निकाल दिया। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के द्वारा मुंह छुपाने जैसी स्थिति है, हाँ, सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। मुझे लगता है हर उत्तर प्रदेश वासी इस प्रकार के किसी भी वक्तव्य को जो भावनाओं को आहत करने वाला होगा, जो वर्ग संघर्ष के दुराग्रह से प्रेरित होगा, उसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। तो महाराज जी 2024 अब ज्यादा दूर नहीं है। आप दावे कर रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा सीटें आएंगी बीजेपी को? एकदम आएंगी। क्या आधार है आपको लगता है कि डेवलपमेंट या डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए कार्य, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आम जनमानस के मन में जो विश्वास है, उसके बल पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2019 से बेहतरीन प्रदर्शन प्रदेश में करेगी। पर मुद्दा क्या हो, किस आधार पर आपको लगता है? डेवलपमेंट, उपलब्धियों के आधार पर। उपलब्धियां? हम अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के पास जाएंगे और ये उपलब्धियां जनता जनार्दन के विश्वास के कारक हैं। पर जब आप ऐसा कहते हैं तो मुख्यमंत्री जी, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश को पूरा राममय बनाने के उसमें है। राम मंदिर निर्माण भगवान राम, देखिए भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम हमारे लिए वोट बैंक के माध्यम नहीं। हमें जब बोलना था, डंके की चोट पे कहा गया कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को संवैधानिक दायरे में रह के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, अन्य दलों को किसने रोका था? अन्य दल तो विरोध करते थे, बैरियर बनते थे, लेकिन वो हमारे लिए वोट बैंक नहीं थे, हमारी आस्था के प्रतीक थे, विरासत का सम्मान उसके प्रतीक थे। हमने वो काम किया। लेकिन जो लोग बोलने वाले हैं तो बोलते थे, 2019 के समय भी बोलते थे कि महागठबंधन हो गया है, अब बीजेपी बहुत कम सीट पाएगी। तब भी भारतीय जनता पार्टी 66 सीट जीती है यूपी के अंदर। 2022 में भी बोलते थे, जब तो गए, लेकिन जनता ने जिसको गए कर दिया वो गया। तो ये चुनाव बार बार इस बात को प्रदर्शित करता है कि जनता के मन में डेवलपमेंट है, अपना उज्जवल भविष्य और एक बेहतरीन भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। पर फिर आप इतने कॉन्फिडेंट है तो फिर एक बात और उठती है कि अभी उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग और संस्कृति मंत्रालय यूथ तक राम को पहुंचाने के लिए एक जन जन के राम एक कार्यक्रम विश्वविद्यालयों में चला रहा है। और हर जगह तो हर साल करते हैं, पहली बार नहीं हो रहा है। हमारी सरकार तो अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करती है, काशी में देव दीपावली का आयोजन करती है, बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम करती है होली के अवसर पर। हर एक उस धार्मिक स्थल पर या आध्यात्मिक स्थल पर जो प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास की संभावनाओं को विकसित कर सकेगी, उन सब के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन और संस्कृति विभाग कुछ ना कुछ करती है। और अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी का आपका चल रही कार्रवाई चल रही, हाँ चल रही कार्रवाई चल रही। कब तक वो पूरा हो जाएगा? अब देखिए, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहे हैं, वे लोग उसमें लगे हैं। उसमें उसके पीछे सोच क्या है? अगर मैं देखिए, रामायण यूनिवर्सिटी के साथ साथ रामायण से संबंधित उन सभी चीजों को शोध का विषय बनाना। आप सोचिए, वाल्मीकि कृत रामायण मौलिक संस्कृत का पहला महाकाव्य है। आज से हजारों वर्ष पहले रचा गया। वैदिक और मौलिक संस्कृत में उस दौरान कितना हो रहा होगा, उस कालखंड में उन्होंने वह ग्रंथ रचा था। देश और दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें रामायण न रची गई हो? उसके बाद आप याद करिए, कौन सा ऐसा भाषा है देश के अंदर? ही आप चले जाइए, हिंदी में रामचरितमानस, उसके बाद आप किसी भी अन्य भाषा में चले जाइए, यानी अवधी में अगर आए हैं रामचरितमानस, अवधी में आया है, तो हिंदी में उसका नया रूपांतरण भी आया है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में आप चले जाइए, वहां के स्थानीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं में भी अलग अलग रामायण रचे गए। आधार वाल्मीकि रामायण ही था, और दुनिया के अंदर भी कोई भाषा नहीं जिसमें न रचा गया। तो उस पर शोध नहीं होना चाहिए क्या? कहां कहां पे राम की संस्कृति गई, कैसे विश्व मानवता ने उससे प्रेरणा ली, क्या इस पे शोध नहीं होना चाहिए क्या? दूसरा, उस कालखंड से जुड़े हुए बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको हमने केवल धार्मिक दृष्टि से देखा है, बहुत होगा तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा होगा। क्या आज वैज्ञानिक कसौटी के माध्यम से भी क्या हम उस पर कुछ शोध कर सकते हैं? इस दिशा में भी कुछ प्रयास तो होने ही चाहिए। पर जब रामायण की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बार फिर वो आया कि जब लोग वाल्मीकि रामायण पर सवाल नहीं उठाते, उंगली नहीं उठाते, पर तुलसीदास जी की रामचरितमानस पे क्या इसमें भी आपको लगता है कोई अलग तरह की? जिन्होंने तुलसीदास जी को नहीं पढ़ा है वे इसी प्रकार की उंगली उठाएंगे। मध्यकाल में रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने भारतीय चेतना को जागृत करने में जिस भूमिका का निर्वहन किया वो अविस्मरणीय है, हमें नहीं भूलना चाहिए। श्री रामचरितमानस में ही निषाद राज की भी चर्चा और सबरी की भी चर्चा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, तब सामाजिक चेतना को जागृत करने के लिए रामलीलाओं का शुभारंभ भी तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया था। हर तबके के लोग उसके साथ जुड़ते थे, और फिर उसमें उस समय की सत्ता को चुनौती दी जाती थी कि नहीं, हमारा राजा अकबर नहीं, हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है। बोलो राजा रामचंद्र की जय, ये नारा मध्यकाल में भी लगता था, याद करना। और यह तुलसीदास जी की ही करामात थी, तुलसीदास जी के ही कारण संभव हो पाया। आज भी रामलीलाओं में आप जाते होंगे तो यही स्लोगन आता है वहां पे कि बोलो राजा रामचंद्र की जय। हर व्यक्ति उस जय जयकार के साथ जुड़ करके कितना आत्मविभोर हो जाता है। ये तो हर व्यक्ति जानता है। राम, कौन ऐसा भारतीय होगा जिसको नहीं मालूम होगा कि कौन प्रसंग कब आने वाला है? बिल्कुल। लेकिन रामायण से जुड़े हुए श्री रामचरितमानस से जुड़े हुए छंद और चौपाइयों के माध्यम से वह इतना आत्मविभोर हो जाता है, वह कल्पनीय है। इसलिए ये सब चलता रहेगा जी। मैं देख रहा हूँ जब आप रामायण रामचरितमानस की बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज, अलग ही ऊर्जा जो है और अलग ही आनंद जो है आपके। देखो, हम लोग उस रस में डूबे हुए लोग हैं, इसलिए हमें उसका भाव मालूम है। जिन लोगों को उस भाव की जानकारी नहीं तो वे लोग क्या उसके बारे में चर्चा कर पाएंगे?
अच्छा महाराज जी, एक चीज और ये आती है जब आपकी छवि के लेकर बात करते हैं, अभी क्योंकि एक खबर आई कि भाई मदरसों पर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ करीब 1500 मदरसों का कुछ सर्वे हो रहा है, उनके ऊपर सरकार की नज़र है। कुछ लोग जब आप ऐसे कदम उठाते हैं तो उसको वो धर्म के चश्मे से देखते हैं, कहते हैं भाई योगी जी जो है किसी मजहब को लेकर कोई टारगेट कर रहे हैं क्या? देखिए, हम किसी जाति मत या मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी उपासना विधि के खिलाफ भी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी उपासना विधि चुनने का पूरा अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीयता के मुद्दे पर, भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति सम्मान का भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए। जो भारत के अंदर रह रहा है उसके मन में भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत की राष्ट्रीयता के प्रति सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। हमारी शिक्षा के केंद्र कोई भी हो, हमारी बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षण संस्थाएं हों, निजी क्षेत्र की संस्थाएं हों, या मदरसा हो या किसी भी अन्य धार्मिक या मत और मजहब से जुड़े हुए, सेक्ट से जुड़े हुए कोई संस्थान हो, भारत के प्रत्येक राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना पड़ेगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना होगा, और हम लोगों को तय करना होगा कि हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को कहां ले जाना चाहते हैं। कितने मौलवी और कितने मुंशी चाहिए आपको, कितने मुतवल्ली चाहिए? आपकी परंपरागत शिक्षा केवल आपको देगी, क्यों नहीं आधुनिक शिक्षा वहां दी जानी चाहिए? क्या उसे अच्छा नागरिक बनने, एपीजे अब्दुल कलाम बनने का अधिकार उस नौजवान के लिए नहीं है जो उस मदरसे में पढ़ रहा है? अगर उसको विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में, कंप्यूटर के बारे में शिक्षा देने के किसी अभियान को सरकार चलाना चाहती है तो उसका विरोध क्यों? हम तो ये कह रहे हैं भाई आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ो, जिससे अच्छे वैज्ञानिक पैदा हो सकें, अच्छे कलाकार पैदा हो सकें, अच्छे समाजशास्त्री पैदा हो सकें, हर फील्ड से जुड़े हुए कुछ अच्छे नागरिक भी निकल सके वहां से। आप महाराज जी, जब मैं समय थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी से कुछ छोटे छोटे सवाल, और क्योंकि 24 की लड़ाई की उत्तर प्रदेश की उसमें बड़ी भूमिका होगी। अब हमने देखा कि एक अमरीकी जो है पूंजीपति जॉर्ज सोरोस का नाम आया कि उसने एक तरह से ये मन बनाया कि भारत से मोदी राज और बीजेपी को ख़त्म करना है, तो उसके लिए वो थैली, अपने खजाने खोलने के लिए तैयार है। कई विदेशी जो हम देखते हैं कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जो है, एक कोई नैरेटिव आपको लगता है कि आप लोगों के खिलाफ एक चल रहा है, आपके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ एक इंटरनेशनल नैरेटिव चलता है क्या? देखिए, एक एक कड़ी को आप देखिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जॉर्ज सोरोस की टिप्पणी, एक एक कड़ी ये भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, भारतीय अस्मिता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ करने का दुस्साहस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी भारत के लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, जो भी चाहता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो, जो भी चाहता है कि भारत जिस दिशा में आगे तेजी के साथ बढ़ा है, उस हर भारतीय नागरिक को इन षड्यंत्रों का विरोध करना चाहिए और इसका पुरजोर विरोध करके इन्हें बेनकाब करना चाहिए, और अपने देश के आंतरिक मामलों में या लोकतंत्र को कमजोर बनाने की किसी भी ऐसे षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए सदैव सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और जिम्मेदार संस्थाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। तो कांग्रेस तो उन्हीं के मुद्दे जो वो लोग उठाते हैं, कांग्रेस वही मुद्दे उठाकर देखिए, प्रहार करती है सरकार कांग्रेस पर। को इसीलिए जनता जनार्दन रसातल की तरफ ले जा रही है। देश की जनता भी जानती है
कि इन लोगों ने देश की छवि को कितना खराब किया था दुनिया के अंदर, और पिछले 9 वर्ष के अंदर जो सुधार हुआ है इसको भी देश की जनता स्वीकार कर रही है, उसे आत्मसात कर रही है, और उसी की सजा कांग्रेस को भी दे रही है। कांग्रेस की नकारात्मकता ही कांग्रेस को ले डूबेगी। मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं छोटे छोटे अंत में कुछ रैपिड फायर आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़, क्योंकि कल बजट है, इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए वो भी, क्योंकि मेरी जहाँ तक हम लोग आकलन कर रहे हैं, बजट भी जो है उत्तर प्रदेश का 2 गुना बजट होगा कल, शायद जो भी आप आंकड़े रखेंगे। आपको लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है और उत्तर प्रदेश किस दिशा में बढ़ रहा है, और आर्थिक रूप से आपका सपना क्या है, यूपी को कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, और उत्तर प्रदेश की साइज के हिसाब से ही यूपी का बजट भी आएगा। साइज के हिसाब से, यानी कि आप बड़ी बात कर रहे हैं। चलिए, मैं आपसे जल्दी जल्दी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ विकास के प्रतीक हैं या हिंदुत्व के प्रतीक हैं? देखिए, विकास और हिंदुत्व अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन लोग कहते हैं हिंदू ग्रोथ रेट तो बहुत खराब था, लोग पिछले बार हिंदू ग्रोथ रेट को अगर कोई दुनिया के अंदर देखेगा तो भारत उस समय विश्व गुरु के रूप में था। ओके, आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश से एंसेफेलाइटिस का अंत किया, अब क्या लक्ष्य है, किसका अंत करना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश किसी भी प्रकार की उस बीमारी को जो उत्तर प्रदेश के युवा के बारे में, यूपी के किसानों के बारे में, यूपी की माता और बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में, उनके विकास के बारे में बाधक बनेगा, उस किसी भी बीमारी और विकृति को उत्तर प्रदेश उखाड़ फेंकेगा। आप फिल्में नहीं देखते, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी आए, उसको लेकर आप बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, क्या वजह है? हाँ, उत्तर प्रदेश, मैं फिल्म देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं कलाकारों का सम्मान करता हूँ, साहित्यकारों का सम्मान करता हूँ, और कला को ये मानता हूँ कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। इसको सम्मान देकर के हम लोग उसे समाज को रचनात्मकता की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। आजकल आप पाकिस्तान को बहुत याद कर रहे हैं। देखिए, हम उस पाप में क्यों पड़े जिसने दुनिया को केवल और केवल खूनी नरसंहार दिया है। हम एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं और सकारात्मक रूप से। सकारात्मक क्या हो? उत्तर प्रदेश की तोपें जो पाकिस्तान को, देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर भी बन रहा है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल भी बनेंगे और बहुत सारी अन्य इस प्रकार की जो है तोपें भी बनेंगी और इक्विपमेंट बनेंगे जो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ दुनिया के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण बनाने में योगदान दे सकती है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश की ये जो टर्न अराउंड की कहानी है, इसको अगर मैं कहूँ एक शब्द में, आप क्या मेहनत है या लक्ष्य आधारित आपने काम किया, एक शब्द में कहना चाहे तो ये कहानी आप कैसे कहने? देखिए, इस कहानी के प्रणेता और इस कहानी का पूरा श्रेय मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूँ। उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में संभव हो पाया है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। नायक आप नहीं है? नहीं, पीएम मोदी जी हैं, हम उनके सपोर्टर हैं, उनके समर्थक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी आपका डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश बहुत हद तक बदला है, बदल रहा है, और उम्मीद करेंगे कि ये बदलाव की प्रक्रिया जारी रहे, पॉजिटिव दिशा में जिस तरह से बढ़ रहा है, और आपने वो करके दिखाया है। और लगता है कि शायद कुछ ही दिनों में या कुछ सालों में उत्तर प्रदेश जो है बाकी राज्यों के लिए एक मॉडल स्टेट भी बन सकता है। ऐसा भी लगता है कि जरूर आपके नेतृत्व में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।